बड़ी खबर मुंबई से। वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने मुंबई के पास समंदर में चल रही जहाज पर एक पार्टी पर छापा मारा। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में एक बहुत बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जबकि करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ फिल्म जगत से जुड़े हुए भी हैं। खबर यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में 2 मशहूर एक्टर के बेटे हैं, जबकि एक एक्टर भी एनसीबी के रडार पर है। इसके साथ ही कुछ बड़े बिल्डर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के परिवार भी इसमें शामिल हैं। एनसीबी की कार्रवाई के बाद देर रात एनसीबी अधिकारी भी दफ्तर पहुंचे। बताया गया कि जिस क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा उस पर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कई लोगों ने इसके लिए बुकिंग भी की थी। ये क्रूज 2 अक्टूबर को रवाना होकर 3 अक्टूबर को लौटना था, लेकिन एनसीबी की छापेमारी की वजह से ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस दौरान क्रूज की यात्रा के लिए पहुंचे लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, एनसीबी ने मुंबई के पास समंदर में एक जहाज पर चल रही पार्टी पर छापा मारा, क्योंकि एनसीबी सूत्रों का यह कहना है कि छापेमारी में एक बड़े ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें करीब 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी बात यह है कि हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ फिल्म जगत से जुड़े हुए भी हैं। वो इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। सर, आईपीएस ने कोण ताब्यात घेतलंय? मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में भी। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एंड। सर, कितने लोगों को ताब्यात में लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। थैंक यू। सर, कोई सेलिब्रिटी भी है? अभी कोई मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए, हम जो एनसीबी अधिकारी हैं वानखेड़े, उनको सुन रहे थे। उन्होंने कहा 8 से 10 लोगों से जांच पड़ताल और सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कौन है ये लोग और ये जो ड्रग्स कनेक्शन है, इसके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं, क्या-क्या जानकारी सामने आ रही है? फरहाद, देखिए, एनसीबी की जांच में ये चीज तो साफ हो गई है कि बहुत ही बड़ी हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी इस क्रूज पर चल रही थी। इस क्रूज की शुरुआत जो है इसी महीने की 18 सितंबर को हुई थी। खास तौर पर टूर पैकेज इस क्रूज के जरिए जो है वो ऑफर किए जा रहे थे लोगों को, लेकिन इस तरह की ड्रग्स पार्टी जो आयोजित की गई थी उसको देखते हुए जब फरहाद इस मामले में एनसीबी ने कार्रवाई की तो वहां से जो 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, जैसा कि एनसीबी के अधिकारी ने बताया, उसमें एक बड़े एक्टर का बेटा है, दूसरे जो पुराना एक्टर है उसका बेटा है और इसके अलावा एक खुद एक्टर है। 3 ये लोग हैं। इसके अलावा जो ड्रग पेडलिंग के लिए जो ड्रग्स ले आए थे उस क्रूज पर, उस पार्टी में जिन्होंने ड्रग्स मुहैया कराई थी, वो ड्रग्स पेडलर है, जिनका कनेक्शन सीधे सीधे दिल्ली और हरियाणा से जुड़ता नजर आ रहा है। जो एनसीबी के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो ड्रग्स पेडलर थे जिन्होंने ड्रग्स इस पार्टी के लिए मुहैया कराई थी, वो दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़े ड्रग्स पेडलर का नाम सामने आ रहा है, वो भी जो है इस वक्त एनसीबी की रडार पर है। एनसीबी का कहना है कि एनसीबी वो बचने के लिए जो ड्रग्स की खेप है वो अपने जूते के अंदर जो है छुपा के लेके आया था, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने जब चेकिंग की उस दौरान उसके जूते के अंदर से ड्रग्स बरामद किया गया है। एक अहम चीज, क्योंकि मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल है, इसलिए एनसीबी के अधिकारी जो है वो इस पूरे मामले में फूंक कर कदम रख रहे हैं। जो दिल्ली में बैठे वाला अधिकारी है एनसीबी को लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और यही वजह है कि पूरी रात जिन लोगों को हिरासत में लिया गया 8 से 10 लोगों से, उनसे पूछताछ चलती रही। इस पूछताछ का मकसद यही था फरहाद कि कौन कौन से लोग और शामिल थे, क्योंकि इस क्रूज की जो कैपेसिटी है वो 1800 के आसपास है और जानकारी ये मिल रही है कि करीब 600 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। तो बाकी के लोग कौन हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जानकारी यहां तक मिल रही है कि कई बड़े बिजनेसमैन हैं, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी एनसीबी की रडार में हैं। तो ऐसे में उन ड्रग्स पेडलरों से और साथ ही साथ जो बड़े एक्टर का बेटा है और साथ ही साथ 2 अन्य जो लोग हैं उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो बड़े सुपरस्टार का बेटा है
उसका क्या रोल है, क्या उसने ड्रग्स लिया था उस पार्टी में, ये भी जांच कर रही है। और क्या इससे पहले भी वो ड्रग्स लेता रहा है, इसकी भी जांच एनसीबी कर रही है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मुश्किलें अब बॉलीवुड की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड में जो ड्रग कनेक्शन है, जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था उस दौरान भी आपने देखा था कि किस तरह एनसीबी ने कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को समन्स करके पूछताछ की थी। उसके बाद अब जबकि बड़े हाई प्रोफाइल केस में एक बार फिर से बॉलीवुड का नाम सामने आ रहा है पड़ा, तो आने वाले समय में यानी आज और कल में कुछ बड़े लोगों को समन्स करके एनसीबी पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। बिल्कुल। और दिवाकर, जिस तरह से आपने बोला कि जो बॉलीवुड है और ड्रग्स कनेक्शन हमेशा एक दूसरे का चोली दामन का साथ रहता है, दिवाकर आपसे जानना चाहेंगे कि 8 से 10 लोगों को जिनमें हिरासत में लिया गया है, क्या इनमें कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ शख्स भी इस वक्त मौजूद है जिससे पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल फरा, जैसा मैंने कि कहा कि एक बड़े सुपरस्टार का बेटा, एक बड़ा एक्टर है, उसका बेटा इस पूरे पार्टी के दौरान पकड़ा गया है और उसके पास से ड्रग्स भी बरामद हुई है, ऐसा एनसीबी के अधिकारियों का दावा भी है। इसके अलावा एक पुराना एक्टर है, उसका बेटा भी ड्रग्स के साथ इस पार्टी में पकड़ा गया है और इसके अलावा एक खुद एक्टर है। यानी 3 लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और कोई नॉर्मल जो है परिवार से वो बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि एक हाई प्रोफाइल जो बॉलीवुड में एक बड़ा नाम जाना जाता है उस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में एनसीबी भी इस पूरे मामले में अब पूरी नजर बनाए हुए जांच की दिशा यही है कि आखिर इस पार्टी में कैसे लोगों को इनवाइट किया गया था, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों से निकल के सामने आ रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन्विटेशन भेजने के लिए किया गया था और साथ ही साथ एनसीबी को पता ना चले इसके लिए बाकायदा इन्विटेशन के लिए किट भी बनाई गई थी। उस किट में इन्विटेशन भेजा गया था ताकि एनसीबी को इसकी भनक ना लगे। लेकिन एनसीबी को इस पूरे पार्टी के बारे में जो उनके सूत्रों से उन्हें गोपनीय जानकारी मिली, उसके आधार पर 25 लोगों की टीम बनाई गई थी। उसमें से 11 जो अधिकारी हैं एनसीबी के, वो बेस बदलकर उस क्रूज पार्टी में शामिल हुए थे, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या वाकई में यहाँ पे ड्रग्स पार्टी होनी है। जब उन्हें पुख्ता सबूत मिल गए कि हाँ यहाँ पर ड्रग्स पार्टी चल रही है, उसके बाद खुद ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े वहां पर पहुंचते हैं, छापेमारी की जाती है और जैसे ही बड़े एक्टर का बेटा इस पार्टी में एंट्री लेने वाला होता है, उसे तुरंत वहीं रोका जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है और उसके पास से भी जो जानकारी मिल रही है एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक कि उसके पास से भी ड्रग्स बरामद हुई है। आपने रात को ज्वाइंट डायरेक्टर की बाइट भी जो आपने थोड़ी देर पहले चैनल पे चलाई, उस पर साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इस पार्टी से ड्रग रिकवर हुई है और उस ड्रग की रिकवरी के आधार पर ही 8 से 10 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है जो जानकारी मिल रही सूत्रों से कि जब एनसीबी के आला अधिकारी जो है वो दफ्तर पहुंचेंगे आज, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी आधिकारिक तौर पर दिखाई जाए। बिल्कुल। दिवाकर, देखिए आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए ड्रग्स कनेक्शन तो सामने आ भी रहा है, लेकिन लाखों का फर्जीवाड़ा भी किया गया। जो आम जनता थी जिनको म्यूजिक कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया था, उनसे लाखों रुपए की फीस वसूली और उनको बोर्डिंग पास तक नहीं दिए गए। तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, उनके नाम सामने आए हैं क्या? देखिए इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है इस तरह के क्रूज पर, जिस क्रूज की शुरुआत या कहते हुए 18 सितंबर को की गई थी कि इसे टूर पैकेज जो है वो लोगों को ऑफर किए जाएंगे और उसकी पर हेड जो फीस रखी गई थी वो 53,000 यानी 53,000 रुपए पर हेड आपको पे करना होगा अगर आप उस क्रूज के जरिए सफर करना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी उसके लिए बाकायदा अलग से एक फीस रखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक 60,000 से लेके 5 लाख के बीच ये फीस रखी गई थी, यानी एक कैटेगरी में बांटा गया था कि कौन से लोग इस कैटेगरी में होंगे और कौन से लोग जो 5 लाख तक फीस देंगे वो किस कैटेगरी में होंगे। बाकायदा बंदोबस्त किया गया था इस क्रूज में कई सारे ऐसे रूम्स हैं जहां पर ये व्यवस्था की गई थी कि लोग वहां पे आसानी से ड्रग्स का सेवन कर सकें, ये पूरी व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस पार्टी के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, एनसीबी उसकी तलाश कर रही है, पूछताछ के जरिए उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक क्रूज को जिसे खास तौर पर टूर पैकेज के लिए जो है शुरू किया गया था, उसके ऊपर इस तरह की ड्रग्स की पार्टी का होना और उसमें हाई प्रोफाइल लोगों का पकड़ा जाना, इसके अलावा जब इस क्रूज की शुरुआत हुई थी तब भी बॉलीवुड से जुड़े तमाम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया था।
यानी कहीं ना कहीं जो पूरा कनेक्शन है इस क्रूज का बॉलीवुड से जुड़ता दिख रहा है। और जिस तरह से ड्रग्स पार्टी में हाई प्रोफाइल लोग और बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार का बेटा पकड़ा गया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में यानी आने वाले जो घंटे हैं उसमें कुछ और बड़े लोगों से पूछताछ एनसीबी कर सकती है, क्योंकि ठीक है, लौटूंगी आपके पास। और देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि इस क्रूज पे जो आम लोग सवार थे, जिन्होंने भारी रकम भी चुकाई वहां पर जो इवेंट था, उनको कितनी परेशानी हुई इस रेड के बाद, वो आपको दिखाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्रूज यहाँ पर आप आए थे, कहाँ पे जा रहे थे और क्या पता चल रहा है यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ ना, एक्चुअली इन्होंने फ्रॉड किया है बहुत, 420 का फ्रॉड किया है। सबसे पैसे ले लिए 50,000, 1.5 लाख ऐसे, बट किसी को बोर्डिंग पास इश्यू नहीं किया, हाफ ऑफ देम को। कहाँ पे जा रहे थे आप? क्रूज पे, अरेबियन सी में। अरेबियन सी में? हाँ। कितने दिन का ये? 2 दिन का, परसों मॉर्निंग रिटर्न था। नमस्कार करके इवेंट इन्होंने बनाया था, उसका बुकिंग करा था और 11 बजे से हम खड़े हैं यहाँ। अभी तक तो बोर्डिंग पास ही इशू नहीं हुआ, वापस जा रहे हैं फिर, और क्या करें। सर म्यूजिकल इवेंट बताया गया था आपको? हाँ। और कितने दिन का ये इवेंट था और कितने पैसे? 42 आवर्स का। 42 आवर्स का ये इवेंट बताया गया था। हाँ। और अभी आपको क्या जानकारी मिली? अभी तो यही लग रही है अंदर कोई रेट पता नहीं, अंदर तो हम जा ही नहीं पाए, हम तो बाहर ही हैं। क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम अंदर जा ही नहीं पाए, हम तो बोर्डिंग। सर आप क्या कहेंगे? आपको क्या जानकारी दी? ये जानकारी है कि टोटल फेलियर है, कंपनी वाले टोटल फेलियर है। सुबह से आए हुए हैं हम दिल्ली से, यहाँ किसी ने पूछा तक नहीं, अंदर पानी तक का तो इंतजाम नहीं है। पुलिस वाले भी इतना गंदा बिहेवियर है। कुछ नहीं बताया जा रहा, वो बोर्डिंग पास के ऊपर में कार्ड नहीं बनाया गया, तो इसी वजह से वी आर रिटर्निंग। क्रूज सेल टू अरेबियन सी एंड बैक। एंड कितने दिन का ये टूर था? 2 days। और कितने इसके टिकट के चार्जेस थे या क्या क्या इवेंट था? अप्रोक्सीमेटली 80,000 था। और क्या क्या इवेंट था ये? इवेंट बस नॉर्मल था, क्रूज जाना और आना, पार्टी थी। कहाँ से आ रहे थे आप कहाँ से आए? मुंबई से ही। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही मचाने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर बंगाल के बाद अब बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। बीते 3 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि वो घर और बाहर हर जगह आसमान से बरसी आफत से घिर गए हैं। जिसकी कुछ तस्वीरें नवादा से भी सामने आई, जहां खुरी नदी उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में भी जा घुसा। वहां सड़कें तो जैसे कहीं गुम ही हो गईं और ज्यादातर सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बहता नजर आया। और इसकी चपेट में जो कुछ आया उसे वो किसी तिनके की तरह दूर तक बहा कर ले गया। करीब लाखों रुपया का सामान क्षति हुआ है। तूफान की वजह से कुछ इसी तरह के हालात नालंदा जिले के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहाँ सड़कें किसी नहर की तरह नजर आईं। छपरा में भी गुलाब तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आए। वहां के एक सरकारी अस्पताल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। उस अस्पताल के बाहर इतना पानी भरा दिखा कि मरीज को अंदर तक ले जाना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम साबित ना हो। इतना पानी अस्पताल में नहीं लगना चाहिए। अगर इतना पानी लगेगा तो फिर कोई किसी का इलाज कैसे होगा? बेतिया के भी ज्यादातर इलाकों में पानी का कब्जा हो गया और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से बाहर निकले, उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी भरने से किसी का ऑटो बंद हो गया तो कोई मोटरसाइकिल सवार इस पानी से जूझता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी गुलाब तूफान का ऐसा असर हुआ कि तेज बारिश हुई, जिससे वहां के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह राज्य के कई शहरों में बारिश होगी। लेकिन उससे पहले हुई भारी बारिश ने औरंगाबाद के कई निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उनमें सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया जैसे कोई नदी। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। लगभग घुटनों तक भरे पानी के बीच खड़े कुछ लोग अपनी जगह से हिलकर आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। एक दूसरी तस्वीर में उस सड़क से बस गुजरती दिखाई दी, लेकिन पानी में उसके टायर दिखने बंद हो गए। ये बस थी, बड़ी थी, इसलिए पानी में सिर्फ टायर नजर आए। वहाँ खड़ी कारें आधी और मोटरसाइकिल तो पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। एक दूसरे इलाके में तो संकरी गलियों तक में पानी भरा दिखा और ऊपर से ली गई तस्वीरों में उस इलाके के मकान पानी के बीचों बीच बने दिखाई दिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों ही इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और तैयारी में भी जुटे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है और पटना नहीं आने दिया जा रहा। इस बीच जेडीयू ने भी तेज प्रताप के बयान का समर्थन किया।
तो देखिए आरजेडी में घमासान और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों में अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेज प्रताप का कहना है कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है और पटना नहीं आने दिया जा रहा। तो बड़ा बयान, इस वक्त तेजस्वी पर इशारों में हमला किया गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों में ही अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बिहार की जनता भी सुन ले इस चीज को, संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का, बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। भाई माननीय लालू प्रसाद जी, इस वैचारिक मतभेद है हमारा, राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ही आरोप लगा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं, तो क्या है मामला? गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से लोगों को पानी की सप्लाई की जानकारी मिलेगी। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से ऑनलाइन बातचीत भी की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया, यानी अब इस चिन्ह का इस्तेमाल चिराग और पशुपति गुट नहीं कर पाएंगे और दोनों खेमों को नया चुनाव चिन्ह चुनना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लाल किले से एनएसजी की कार रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली 12 राज्यों के 18 शहरों के ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। इस रैली को आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे से राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में टकराव के बीच राज्य के 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए। हालांकि इन विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन करते हुए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायकों की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखने वाली बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। दो बार हो चुकी है और पूरे कांग्रेस में G29 का विभाजन आप देख रहे हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आदेश के बाद भी दिल्ली में लोग दबाव डालने के लिए बैठे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या विभाजन हो। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेताओं समेत कई हस्तियों ने उन्हें राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक अब्दुल रशीद डार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के विरोध को राजनीतिक धोखाधड़ी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पुराने कृषि कानून में सुधार लाने के लिए कई राजनीतिक दलों ने लोगों से वायदे किए थे, लेकिन जब ये कानून आ गए तो उन दलों ने यू टर्न ले लिया और इन कानूनों के खिलाफ खड़े हो गए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन निर्माण पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को भी घेरा और दावा किया कि इस मुद्दे पर कई विपक्ष दल पहले खुद ही नए संसद भवन बनाने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन जब इसे बनाने का काम शुरू किया गया तो वो सभी लोग विरोध करने पर आ गए।
बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां श्रीनगर में आतंकियों ने एक आम नागरिक पर गोली चला दी। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गया। बटमालू इलाके में हुए हमले के बाद लोगों ने घायल आदमी को तुरंत पास के ही अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। श्रीनगर के ही करण नगर इलाके में आतंकियों ने एक और आदमी पर फायरिंग की थी। आतंकियों के इस हमले में उसकी मौत हो गई, लेकिन इससे पहले कि हमला करने वाले आतंकी गिरफ्त में आते उन्होंने कुछ घंटों के अंदर दूसरा हमला कर एक और आम नागरिक को घायल कर दिया। और स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर करीब 15 दिन पहले फटे ज्वालामुखी के 2 और मुहाने जो हैं खुलने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ज्वालामुखी का लावा अब वहां तक 1000 इमारतों को निगल चुका है और लावे से बचने के लिए 6000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन ज्वालामुखी का तांडव लगातार जारी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें 15 मीटर की दूरी पर खुले मुहानों से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। ला पाल्मा द्वीप पर फटे इस ज्वालामुखी ने तो लोगों को बर्बाद करने की ऐसी कसम खाई है कि रात में भी चैन नहीं लिया। जब पूरा द्वीप सो रहा था तब भी ज्वालामुखी आग उगलता रहा। ज्वालामुखी से नीचे गिर रहे लावा को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। उससे खौलते लावे की नदी बहती दिखी। और तो और बीती रात वहां भूकंप के 8 झटके भी महसूस किए गए। 15 metros y que se encuentran al noroeste. धधकती लपटों और धुएं के गुब्बार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखाई दी। मतलब उबलते लावे की आंच फिलहाल स्पेन के इस टापू पर बसे लोगों की जिंदगी झुलसाती रहेगी। हाल यह है कि ला पाल्मा द्वीप पर कई हेक्टेयर जमीन लावे के ढेर में समा चुकी है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। इस घमासान के बीच छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोई समानता नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों को दिल्ली जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि विधायकों के दिल्ली जाने को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कोई डाउटफुल नहीं है। जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, वो घूम फिर के आ जाएंगे, तो उसमें तकलीफ क्या है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। मीडिया वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं? विधायक लोग आते जाते हैं, गए हैं, कोई राजनीतिक कोई घटनाक्रम हुई क्या? गए हैं, आएंगे, दौरा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई आदमी आए जाए, यदि कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब तो जोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घट रही है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? गए हो, आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला रहना चाहिए। खुलकर नहीं कुछ कहना चाहते और इस चीजों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन बंगले की रौनक जो है वो कुछ और बयां कर रही है। सर क्या कहेंगे? ये तो सामान्य दिनचर्या है। जी लोगों को कोई ऐसे कार्य रहते हैं, पारिवारिक रहते हैं, व्यक्तिगत रहते हैं, कुछ विकास के रहते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के रहते हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं तो उन लोगों के प्रमोशन से लेके काम करने के परिस्थिति के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बन सके उनके लिए रहते हैं। तो जो जब जैसे आते हैं हम लोग मिलते रहते हैं। बाबा मैंने पार्टी के भी साथी रहते हैं। जी मैं आपके बंगले में कई बार आते जाते रहा, तो मैंने देखा कि पिछले 2 महीने से रौनक जो है वो अचानक से बढ़ गई है, कुछ ज्यादा सी रौनक दिख रही है। मेरे ख्याल से कोरोना काल बीच में आ गया। देखेंगे तो इससे ज्यादा ही लोग आते थे और हम लोग कोशिश करते हैं कि खुला रहे, दरवाजा खुला रहना चाहिए। अभी तो बंद दिख रहा है, लेकिन ये व्यवस्था कार्ड लोग तोड़ देते हैं, हमारी सिक्योरिटी वाले तोड़ते हैं। जब जो आना चाहे उनको आना चाहिए। समय देके अमूमन मिलने से मैं परहेज भी करता हूँ, क्योंकि मुश्किल होता है, तो कई बार उसके चलते भी दिक्कत होती है कि एक साथ लोग आए तो मिलने में कभी कभी कठिनाई, देर तक रुकना भी पड़ता है। कोशिश ये रहती है कि खुला बन रहे। आपको लेके कहावत पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर है कि महाराज कभी नाराज नहीं होते, लेकिन दिल्ली में विधायक के बाबत थोड़ी नाराजगी हो रही है अभी। नाराजगी युवावस्था में कहें, बाल अवस्था में कहें, एक मानव प्रवृत्ति है।
लेकिन मैंने हमेशा ये महसूस किया कि नाराजगी से नुकसान ही होता है। अगर आप नाराज होगे तो आपका ध्यान भटकता है और जो आप करना चाहोगे उसमें आपको सफलता कम मिलेगी। जो है महाराज साहब के चेहरे के एक्सप्रेशन जो है कि मैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता हूँ कहते हैं लोग, लेकिन मास्क की वजह से मैं आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो इस मास्क के पीछे क्या छुपा है बाबा? बहुत खुशी, जो आप खुश तो हमेशा रहते हैं। एक गाना था वो तो नहीं गा सकते इस मौके पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद पर पिछले कई दिनों से टकराव चल रहा है और अब खबर है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में करीब 40 विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं। बताया गया कि कल 25 विधायक दिल्ली पहुंचे थे और आज करीब 15 विधायक दिल्ली आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस विधायक दिल्ली आए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के 62 विधायक दिल्ली आए थे। हमारे संगठन का मुखिया है और संगठन के मुखिया से मुलाकात करना हमारा परम कर्तव्य है। अपने स्वयं के निजी काम है, इस क्षेत्र का काम है, उसके मुद्दे समझा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पर कांग्रेस विधायक का दिल्ली जाना लगातार जारी है। कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है। कांग्रेस का अनुशासन उसी दिन भी किया कि जब विधायकों को कहा गया कि दिल्ली नहीं जाना है और 65 विधायक दिल्ली पहुंच गए। अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कोई बगावत नहीं हो रहा है, मगर हाईकमांड के निर्देश के बाद भी दिल्ली में दबाव डालने के लिए 25 विधायक बैठे हैं। इससे ज़्यादा अनुशासनहीनता क्या होगी? और सोनिया और राहुल जी पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश जारी है। ऐसा विभाजन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं दिखा। G29 के सारे सीनियर लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या, कांग्रेस में नेतृत्व करता है क्या? ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, G29 के कांग्रेस के सीनियर 29 लोग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस अपने बोझ से ही परेशान है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है और उसकी परिणति स्थान स्थान पर हो रही है। कांग्रेस को जो प्रतिपक्ष का दायित्व निभाना चाहिए उसके स्थान पर वो अलग प्रकार से एक्ट कर रहे हैं और इसलिए वो अपनी पार्टी को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। एलएसी पर पिछले दिनों हुए हरकत के बाद चीन को जवाब देने के लिए पहली बार K9 वज्र तोपों की तैनाती की गई। सेना ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में K9 वज्र रेजिमेंट को तैनात किया, जो 50 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। और इसकी तैनाती के वक्त सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे खुद वहां मौजूद रहे। उनके सामने K9 वज्र तोपों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। टैंक और तोप दोनों का काम करने में सक्षम K9 वज्र तोपों ने अपनी रफ्तार से एहसास करा दिया कि चीन को अब उसकी किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दावा किया गया कि करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किए गए इन तोपों से चीन की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। वहीं सेना प्रमुख ने भरोसा दिया कि चीन की हरकतों को देखते हुए एलएसी पर इन तोपों की तैनाती से सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements and based on whatever inputs we get, K9 वज्र में टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हुए हैं, जिससे ये किसी भी तरह के मैदान में आसानी से दौड़ सकता है। साथ ही किसी टैंकर की तरह इसका बख्तर दुश्मन की गोलीबारी से सेना के जवानों को पूरी तरह सुरक्षित भी रख सकता है।